लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम फॉर्म कर रहे थे, तो वो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। हमने कुछ बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको आर्बिट्रेरी को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आर्बिट्रेरी पहचान जाते हो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिल जाएगा, और जैसे ऑर्डर मिलेगा आप उसको आपके पास डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, कितने डेरिवेटिव आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हम एलिमिनेट कर पाएंगे किसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो वहां पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, लाइक पैराबोला पे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया था हमने, तो क्वेश्चन में होमवर्क में क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिया था मैंने? 2। अच्छा, 2 क्वेश्चन दिया था हमने। हाँ, तो फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये दिया था क्या? यस सर। बताना जरा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये दिया था? यस सर, एक ये था और Yes. एक वाई एक्सिस ठीक है, वाला। तो मैं किसी से आंसर आया क्या? ऑर्डर क्या आया, डिग्री क्या आया? सर मेरे पास आया ऑर्डर 3 डिग्री 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1 इज द करेक्ट आंसर। किस किस का आ गया ऑर्डर 3 डिग्री 1? ऑर्डर 3 डिग्री 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दीपिका, राधिका, और किसी का? चेतन, आशीष, ओके, ठीक है, बहुत सारों का आंसर आ गया, अच्छी बात है। तो अभी हम देखते हैं, जिसका नहीं आया वो हम वो देख सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि क्यों नहीं आया, वो हम इस क्वेश्चन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all parabola whose axis is parallel to x axis, whose axis is parallel to x axis, ठीक है। ये तो बंद कर लेना ऑडियो, अननेसेसरी ऑडियो कोई ओपन नहीं करे अपना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे बोला गया, तो पहली बात ये कि मान लो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, मान लिया हमने। तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब जो एक्सिस पैराबोला का होगा, जैसे मान लो कि मैं ये वाला x एक्सिस मान लेता हूँ, x एक्सिस के पैरेलल ये है, तो पैराबोला ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बताना। यस ऐसे सर, हो सकते हैं, हैं। बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब इधर भी ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इसके पैरेलल मतलब ये वाला एक्सिस, ठीक है। तो अब इधर राइट ओपनिंग भी हो सकता है, लेफ्ट ओपनिंग भी हो सकता है, और वर्टेक्स भी हमारा जो है क्या होगा, वर्टेक्स h कॉमा के मान लेता हूँ, मान लो वर्टेक्स क्या मान लिया, h कॉमा के। तो एक बात बताना, इक्वेशन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a x माइनस h, लिख सकता हूँ क्या, बताना। यस प्लस सर। प्लस का मतलब राइट ओपनिंग पैराबोला हो जाएगा, और माइनस का मतलब लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला हो जाएगा, तो दोनों एक ही साथ आ गया। और अगर मैं इसको जीरो कर दूं, जैसे मान लो मुझे एक वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, तो इसे जीरो करूंगा तो x की वैल्यू h आएगा, और इसे जीरो करूंगा तो y की वैल्यू k आएगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा k आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जो हमारा वर्टेक्स है वो इसी फॉर्म में आएगा, इक्वेशन जो आएगी इसी फॉर्म में आएगी। क्लियर है, सभी को बताना है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आर्बिट्रेरी कितने हो गए बताना, क्योंकि आर्बिट्रेरी 3 हो गए, क्योंकि देखो h और k सभी पैराबोला के लिए चेंज होता रहेगा, सभी पैराबोला के लिए चेंज होता होगा, और ये a भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि सबकी थिकनेस अलग अलग होगी। तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ चेंज तो a भी चेंज, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम 4a के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब k, a और h 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, तो ऑर्डर तो 3 हमारा डिसाइड हो गया। अब हम बात करेंगे डिग्री के लिए, तो डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा, और डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन तभी निकल पाएगी जब आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे, किसको, आर्बिट्रेरी को एलिमिनेट कर पाओगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर्बिट्रेरी को एलिमिनेट करने के लिए मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो देखना जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार पहले तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना आएगा, देखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 बाहर आएगा, y माइनस के
इनटू, और y का कितना हो गया डेरिवेटिव, dy बाई dy by dx ये हो गया। और k तो 0 हो जाएगा क्योंकि k यहाँ पे कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी है, 0 है। चलो तो यहाँ पे +-4 है, दिस इज +-4 है, ये कांस्टेंट बाहर हो गया। और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी भी आर्बिट्रेरी मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा आर्बिट्रेरी दिख रहा है, एक तो एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास 3 डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, क्योंकि अभी तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये +-2a हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ +-2a। अब मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे, तो देखना दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। तो देखना यहाँ पे y माइनस k को सेम रखा, और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, d2y बाई dx, और प्लस dy बाई dx को सेम रखा, dy बाई dx को सेम रखा, और फिर इसका डेरिवेटिव में इसका 0, इसका dy बाई dx, तो dy बाई dx मिलके क्या मिल जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सही है? यस सर। जल्दी बताना, सही है यहाँ तक? ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अरे बाकी सारे कहाँ पे है, विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी सब कहाँ पे है? मेरे को किसी की आवाज नहीं मिल रही है सिवाय स्टूडेंट की। अच्छा, तो समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। तो अभी भी आर्बिट्रेरी बच गया है, कौन सा, k वाला आर्बिट्रेरी बच गया है, और लेकिन अभी भी डेरिवेटिव एक बार और अवेलेबल है। लेकिन अब थोड़ा होशियारी से हम डेरिवेटिव करेंगे, ताकि हमारा एक ही आर्बिट्रेरी है और एक ही डिफरेंशिएशन है, उसी में खत्म करना है मेरे को k को। तो मैं क्या करूंगा, अभी डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करके करूंगा। कैसे? y माइनस k और d2y बाई dx2 को एक तरफ रखो, और इसको उधर भेज दो, तो कितना बनेगा, माइनस टाइम्स ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। यस सर बनेगा। तो यहाँ से d2y बाई dx2 की वैल्यू, सॉरी, यहाँ से y माइनस k की वैल्यू कितना आएगा बताना, y माइनस k की वैल्यू बताओ कितना आएगा, y माइनस k, बाहर माइनस लगा हुआ है, और इधर कितना हो गया, dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाई कितना मिला यहाँ पे, यहाँ पे कितना हुआ, d2y बाई x स्क्वायर, हाँ, d2y बाई dx2, मतलब d2y बाई dx2। बताओ, लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। yes, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो अब ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट k का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, और बाहर माइनस है। अब देखना, इसमें हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने वाले हैं, u बाई v फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर को सेम रखा, और इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कैसे होगा, 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया तो कितना मिलेगा, dy बाई dx, और इनटू dy बाई dx का भी चेन रूल से कितना होगा, d2y बाई dx2, बीच में साइन आता है माइनस का। अब न्यूमरेटर को सेम रखा, न्यूमरेटर कितना है, dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इनटू और डिनोमिनेटर का कितना होगा, d2 का d3y बाई dx3, यही तो होगा, बताना। यस यही होगा। यस और इधर अपॉन में इसका होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, तो d2y बाई dx2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस, तो सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं इधर। तो देखना क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा dy बाई dx इंटू d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर, ये बोल दिया यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई में चला गया। बाहर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर होगा। तो इस माइनस को मैं हटा के अब ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसे प्लस कर देता हूँ और इसे माइनस कर देता हूँ। तो प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, देखना, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इधर कितना होगा बताना, इंटू d3y बाई dx3, d3y बाई dx3 ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस और ट्वाइस, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, देखना
d2y/dx2 का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, यानी ट्वाइस dy/dx इंटू d2y/dx2 का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना। दीपिका ये बताओ, बच्चे आजकल बहुत कम कनेक्ट हो रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा, क्यों, स्कूल की वजह से? सर पता नहीं, शायद स्कूल की वजह से, बट आज तो अच्छा छुट्टी थी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ तो अब देखना यहाँ पे अगर मैं डिसाइड करूँ तो ऑर्डर तो हमारा डिसाइड था पहले से। ऑर्डर कितना था यहाँ पे डिसाइडेड, हमारा 3, ये हमारा ऑर्डर था, ऑर्डर 3 तो था हमारा पहले से। ठीक है, अब इसका डिग्री कितना होगा, होल पावर देख लो इसका होल 1। पावर कितना है, 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो 1। जाएगा। ये आंसर, ये आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? यस सर। तो इस तरह से हम ऑर्डर, इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम पहले, अगर ऑर्डर तो हम डिसाइड कर लेते हैं, मान लो कर्व की इक्वेशन से आर्बिट्ररी पहचान के, कि जितना आर्बिट्ररी होता है वो हमारा ऑर्डर हो जाता है। और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना पड़ जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही बनता है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पे क्या बता पाते हैं, फिर हम बता पाते हैं उसके लिए, डिग्री के लिए। ठीक है, चलो तो ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूँ। चलो तो अगला क्वेश्चन भी दिया था, किसी का आया आंसर? यस सर, आ गया। क्या आया आंसर बताना। सर ऑर्डर 2 डिग्री 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1, यस इट इज करेक्ट आंसर। और किस किस का आया जल्दी बताना। यस सर। अच्छा, चेतन वेरी गुड, कशिश, अवनीश वेरी गुड, और किसी का? चलिए तो एक बार देख लेते हैं जिस किसी का नहीं आया। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज वाई एक्सिस। अब एक्सिस वाई एक्सिस बोला गया तो एक बार क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, find order of differential equation of all parabola whose axis is y axis। ठीक है, जिसका एक्सिस जो है वो क्या होगा, y एक्सिस होगा। ठीक है, ये बोल रहा है whose axis is क्वेश्चन में सर ऑर्डर ही बताया था, तो फिर क्या क्या बताया था सर, क्वेश्चन में ऑर्डर ही बताया था फाइंड आउट करने को। तो अच्छा, सर फिर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ऑर्डर ही बताया था, सर लेकिन हमने बोला था, हाँ ऑर्डर ही पूछा गया था, लेकिन डिग्री भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि डिग्री मान लो कल को ये भी डिग्री भी पूछ सकता है ना, तो डिग्री पूछ सकता है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं फाइनल करके, एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने ऑर्डर ही पूछा था बस। ठीक है, सर तो देखना यहाँ इसलिए पे हमने ऑर्डर क्या आया, सर ऑर्डर तक ही किया था, इसलिए हमने 2 आया था ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर के लिए किया था, कोई बात नहीं, ऑर्डर तो 2 करेक्ट है, सही है आंसर। अभी देख लेते हैं सॉल्व करके फाइनली कितना डिग्री भी आएगा। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमने बताया कि जिसका एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब हो गया ये एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी। तो पैराबोला कुछ इस तरह से जाएगा, जैसे मान लो इस तरह से, ऐसे या डाउनवर्ड हो सकता है। तो पहले इसका इक्वेशन लिख लो, क्या इक्वेशन हो सकता है। तो वर्टेक्स तो यहाँ पे मान लो कोई भी h, k मान लो। ठीक है, तो इक्वेशन जो बनेगी वो अब x माइनस यहाँ पे h होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a y माइनस, बताना यही बनेगा। यस सर। हाँ, क्योंकि देख लो हमेशा जो है ना वेरीफाई कर लिया करो वर्टेक्स को, सही लिखा है नहीं, क्योंकि इसको 0 करो, देखो x कोऑर्डिनेट h आएगा, तो वर्टेक्स का h कोऑर्डिनेट दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट h दिख रहा है। और अगर y को 0 करेंगे तो y k आएगा। ठीक है, ऊपर वाला प्लस अपवर्ड हो जाएगा, नीचे वाला -2 डाउनवर्ड हो जाएगा। तो कंबाइंड इक्वेशन हमने लिख दिया। अगेन जैसे पहले किया था वैसे हम इसको भी करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, सबसे पहले 2 तो बाहर आएगा, तो 2 बाहर हो गया तो x माइनस h हो गया, इज इक्वल टू अगेन प्लस माइनस 4a।
प्लस माइनस 4a, और इधर कितना हो गया, इधर हो गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और उसका तो 0 हो गया k का, तो इसलिए लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखना ये इससे कैंसिल होके बनेगा ट्वाइस, तो इधर मिला, इधर बचा आपका x माइनस एच इज इक्वल टू, इधर हो गया प्लस माइनस 2a और dy बाई डी एक्स, ये मिला। अच्छा, पहले तो मुझे ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि ऑर्डर इसका कितना होगा, तो बताना ऑर्डर इसका ऑर्डर कितना होगा। पर मिनट एक मिनट, हाँ ये एक मिस्टेक हो गया मेरे को यहाँ पे लिखने में, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना हमेशा, y 0 होगा, एक्स 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है ना, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक्स बचेगा। y तो चेंज होता रहेगा ना, x तो हमेशा y एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा, ये हटा दो, ठीक है, सिर्फ 2x आएगा यहाँ पे। हाँ, इसलिए वरना ऑर्डर तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना था, क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो मतलब आर्बिट्रेरी 2 है, तो ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला टर्म तो नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये 2 इससे कैंसिल होकर प्लस माइनस 2 है, dy बाई डी एक्स आया। तो अब देखना क्या होगा, अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक आर्बिट्रेरी भी रह गया, उसे हटाना है। तो मैं क्या करूं, मैं इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करके कर सकता हूं ना, डिवाइड में लाके, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही करता हूँ, या इसको इधर लेके आ जाओ डिवाइड में, ये सही रहेगा। एक्स तो अपने जगह पे है, और इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, तो dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। बताओ लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ। आप फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एक डिफरेंशिएशन अवेलेबल है क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखना यहाँ पे हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वही कोशेंट फॉर्मूला, u बाई वी फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखना dy बाई डी एक्स को सेम रखा, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर को सेम रखा, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का कितना हो गया बताना, d2y बाई डी एक्स अपॉन इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखना ये, अब यहाँ पे जो डिवाइड में टर्म है, ये पूरे का डिवाइड में है ये, तो ये तो इधर जाके 0 बन जाएगा, बताना 0। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ देखना dy बाई डी एक्स और माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अब देखना मैंने ऑर्डर तो हम लोग डिसाइड कर लिए थे, यहाँ से कितना होगा ऑर्डर 2, और इसका होल पावर कितना दिख रहा है, होल पावर 1 दिख रहा है, इसका मतलब डिग्री कितना हो गया, 1। ये आंसर हो गया, समझ आई बात। यस सर, यस सर। तो देखो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्पोर्टेंट यही है कि क्या हम आर्बिट्रेरी को पहचान पाते हैं। अगर आर्बिट्रेरी को हम पहचान लेते हैं तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है, और अगर काम भी आसान होगा, चैप्टर भी आसान हो जाएगा। और अगर नहीं आता है पहचानने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ बहुत कंफ्यूजन आता है आर्बिट्रेरी के बारे में, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि आर्बिट्रेरी को कब, कहाँ से, कैसे हम पहचानते हैं। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर, ठीक है, तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स of all tangents of a parabola x square equals to 4y, x square equals to 4y। अब ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन उसका लिखना है जो इस पैराबोला पे टेंजेंट्स है, जितने भी टेंजेंट्स हो सकते हैं उनका डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने 11th क्लास में एक टॉपिक कराया था कि कोई भी पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप भूल चुके होंगे, तो मैं एक बार रिमाइंडर यहाँ पे देने वाला हूँ। तो देखना रिमाइंडर में यहाँ पे क्या देने वाला हूँ। कोनिक सेक्शन जब हम पैराबोला पढ़ते हैं तो उसमें याद रखना होता है, जैसे मान लो कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x राइट ओपनिंग नेचर का होगा।
तो अगर इस पे कोई टेंजेंट है, मान लो कि इस पॉइंट पे कहीं पे भी कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया जिसका स्लोप हमारा m है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, हम अगर ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है a बाई एम, अगर याद हो ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, ये इसके लिए होता है, इसके लिए पैराबोला राइट ओपनिंग। ठीक है, और अगर मान लो कि यहाँ पे -4x हो जाता तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है? फॉर y फॉर a को माइनस से रिप्लेस कर देता। mx माइनस a बाई m। हाँ, तो अगर -4x हो जाए, मान लो y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x हो जाए, तो इसके लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो याद रखना होता है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस, क्योंकि c जो है a बाई एम होता है, लेकिन इसके लिए -a हो जाएगा क्योंकि -4x है। क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू -a और x, a अब चेंज हो गया -a से, तो -a बाई m ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये -4x के लिए। उसी तरह से हमने बताया था अगर पैराबोला ऐसा हो जाए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का हो जाए, तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? तो वो हमने बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है इसके लिए -am स्क्वायर, ये होता है -am स्क्वायर किसके लिए? +4ay अपवर्ड के लिए। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता है, मान लो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो a को किससे रिप्लेस करेंगे? -a से, तो प्लस हो जाएगा एम एक्स प्लस am स्क्वायर, ये होगा। बात समझ आई? यस सर। तो ये याद रखना होता है टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, देखिए अब देखो पैराबोला कौन सा दिया है, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है। तो पहले कंपेयर करो 4a कितना होगा बताना। 4a 4 के बराबर है, तो a की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, नहीं होगा? जल्दी बताओ। 1 हो जाएगा। तो बताओ इस पे टेंजेंट की इक्वेशन किस टाइप की होगी? यही टाइप की होगी ना, ये वाली टाइप की होगी। a तो आपका 1 है और m मान लेता हूँ स्लोप है टेंजेंट का, जो मुझे नहीं पता। आर्बिट्रेरी का काम m ही करने वाला है यहाँ पे। तो देखना, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिलेगी? यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले कर्व की इक्वेशन लिखोगे फिर आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाओगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस am स्क्वायर होता है इस पैराबोला के लिए। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला के लिए। देखो अपवर्ड पैराबोला के लिए -am स्क्वायर, a1 निकाल चुके हो, a1 आप निकाल चुके हो, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा। तो m स्क्वायर, 1 तो है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे m स्क्वायर हो गया। बताओ यहाँ तक सही है? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? सही है। तो इसमें आर्बिट्रेरी कौन सा? m आर्बिट्रेरी कौन सा है? m है। तो एक बात बताना कि ऑर्डर तो डिसाइड हो जाएगा ना, कितना आएगा ऑर्डर इसका? जल्दी बताओ। 1 ऑर्डर 1 ही आएगा ना? यस सर। अरे बाकी सब सो रहे क्या, जिंदा है? कोई बताओ जल्दी मेरे को। यस सर। अरे कोई जिंदा है? यस सर। यस सर। अच्छा, आज बहुत सारे सो रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन सो रहा है, मैं भी बता देता हूँ। और कौन कौन सो रहा है आज? राधिका, अर्शिया, और कौन है? और कौन है? दीक्षांत। में बहुत साउंड आ रही है, तो क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने माइक बंद रखा है। अच्छा, कोई बात नहीं। अवनीश, आप भी बहुत सो रहे हो। और कौन है? हर्षिता। इधर कुछ लोगों ने तो कसम खा ली है, बिल्कुल पैक्ट है उनका, कि मैं तो बोलूंगा ही नहीं कहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जीएसटी ना देना पड़ जाए कहीं बोलने का, मेरे को ऐसा लग रहा है। और कौन है? तनिष्क। और बहुत सारी जनता है जो बोलना नहीं चाहती है, बोलना पसंद नहीं करती है, तो बोलना बहुत जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, इसी तरह से बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं y इक्वल टू, ठीक है कोई बात नहीं दीक्षांत, ठीक है। तो अब इसमें ऑर्डर तो 1 डिसाइड हो गया, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला? आर्बिट्रेरी हमारे पास एक ही है। कितना डेरिवेटिव मिलेगा? जल्दी बताओ, कितना डेरिवेटिव मिलेगा? 1। अब m को हटाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को पाना है, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करूंगा तो देखना क्या आएगा? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, m कांस्टेंट है बाहर रखा, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1, और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया ना, ये तो फ्री फ्रॉम वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। तो m की वैल्यू कितना आया बताना? dy बाई डी एक्स। तो अब मेरे को, अब आगे बताओ मुझे कैसे एलिमिनेट करूं?
बताओ मेरे को, कोई दीपिका बताना मेरे को कैसे एलिमिनेट करूँ इसको। सर m की वैल्यू को और हम भी कोई बता इक्वेशन में सकता है? पुट कर दें। हाँ, m की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दे। अब अगर मेरे पास ऑर्डर 2 होता तो मैं तो इसको एक बार डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर करके हटा सकते देता। थे। हाँ, तो ये बात समझ में आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, m की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। यस तो सर। पुट इन फर्स्ट। अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस अब सर। देखना यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ। y इज इक्वल टू m हो गया हमारा dy/dx, और इंटू x भी है इसके साथ मल्टीप्लाई में, x हो गया माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो बस आगे आंसर। आप डिग्री बता दो, देखते हैं आंसर। डिग्री आ जाना चाहिए बिल्कुल। 2 डिग्री 2, यहाँ से डिग्री बताएंगे क्या? 2। 2। यहाँ भी ऑर्डर 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर डिसाइड करता है डिग्री को। ऑर्डर तो 1 और डिग्री कितना? 2 हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ, यस सर। बताओ यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने की तरफ अगले क्वेश्चन पे मैं आने वाला हूँ। तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे अब एग्जामिनर क्या होता है, कुछ कोनिक्स के जनरल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब कि बोलेगा बताओ ऑर्डर क्या होता है ऑल कोनिक्स के लिए। तो कोनिक्स का जनरल इक्वेशन हमने 11th क्लास में बताया था, और नहीं भी बताया होगा तो आज हम बता देंगे। तो उसमें हम देख लेंगे कि कैसे हम कोनिक्स को इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि विदाउट इक्वेशन लिखे हुए आप ऑर्डर नहीं बता पाओगे, क्योंकि ऑर्डर आर्बिट्रेरी से आता है। आर्बिट्रेरी तभी आपको पता चलेगा जब कर्व की इक्वेशन आप लिख पाओगे या दिया होगा। तो मैं अब अगला कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर जो पूछा जाता है मैं वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन कोनिक की डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, वो कॉमन होती है सभी के लिए। जैसे कोनिक में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और आपका सर्कल, उनका कॉमन इक्वेशन होता है। वो आपको सबके कॉमन के लिए पूछा गया है। कोनिक्स के लिए ऑर्डर क्या होगा? फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स, ऑफ ऑल कोनिक्स। ठीक है, ये पूछा गया। तो याद रखना, किसी को याद है वैसे कोनिक का जनरल इक्वेशन? किसी को पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको याद भी रखना पे। ठीक है, आगे जाके याद भी रखना क्योंकि काम आता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक कुछ इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ठीक है, ये याद रखना। ए बी सी एच वाई, ये जो है कांस्टेंट है सारे, तो ये कोनिक के जनरल इक्वेशन है। ठीक है ना? अगर मैंने नहीं बताया होगा शायद तो फिर अभी याद रखना, क्योंकि ये जनरल कोनिक इक्वेशन। अब जनरल मतलब इसमें सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला, कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि सर्कल ये कोनिक कब रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला कब करेगा। क्योंकि देखो सर्कल का जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन में, क्या एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है क्या? बताना मेरे को, होता है क्या? सर्कल के इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होता है? नहीं होता है, कभी भी देख लेना सर्कल के इक्वेशन में। तो हम और एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है? वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सर्कल अगर बनाएंगे इसको तो लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी, और एक्स वाई का कोफिशिएंट तो नहीं होता है, उसको हम लिख देंगे एच इज इक्वल्स टू 0। ये लिखने का तरीका है, बट जनरल इक्वेशन यही होती है। ठीक है, तो अब एक भाई मेरे को बताओ, मैंने तो लिख दिया जनरल इक्वेशन, अब मेरे को यहाँ से आर्बिट्ररी बताओ कि कितना होगा। बता दो मेरे को आर्बिट्ररी कितना होगा। मेरे को बता रहा आर्बिट्ररी कितना होगा, क्योंकि जितना आर्बिट्ररी होगा उतने ही आपके क्या होंगे। क्या बोला किसी ने? आंसर बताया, जल्दी बताओ। 3। कशिश 5। अच्छा, कशिश ने 5 बताया, और दीपिका 3। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक बार पूछ लेता हूँ मैं। जिसने 3 बताया, किसने बताया? दीपिका। तो 3 बताया, 3 कैसे होगा बताना मेरे को, एक्सप्लेन करना। सर मैंने तो सिर्फ ये देखा A B C।
ABC और ये HGF इसके बारे में So, ये तो आपने बताया नहीं कि h इक्वल टू 0 होगा। मैंने ये बताया कि स्पेशल केस में होता है जब सर्कल होगा, लेकिन अभी कोनिक की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो जनरल इक्वेशन कोनिक की यही होती है। तो यहाँ से चेतन 6 गलत है। कशिश आंसर, योर आंसर इज करेक्ट, 5 इज करेक्ट आंसर। कशिश आप मेरे को बताओगे एक बार कि कैसे कैसे 5 हुआ? वैसे तो सही आंसर। जी और एफ को देखा ना। नहीं नहीं कशिश, यस सर। आप मेरे को बताओगे कि 5 कैसे है? बिल्कुल सही बताया आंसर। कैसे 5 को डिसाइड किया? क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को 6 दिख रहा है। सर कांस्टेंट है सी इसलिए। C कांस्टेंट है इसलिए। यस सर। वो भी कहना तो सही है वैसे तो, लेकिन देखो मैं इसको रिड्यूस करके लिख दिखा सकता हूँ। कैसे? वो देखने में 6 है लेकिन टोटल 5 हो जाएंगे। कैसे? आप C से डिवाइड कर दो, C से या A से डिवाइड कर दो, रहने दो, A से डिवाइड कर दो बोथ साइड। A से अगर डिवाइड करोगे तो बताओ ये इक्वेशन क्या होगा? अगर मैं डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पे b बाई ए वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा 2h बाई ए एक्स वाई, और यहाँ बनेगा 2g बाई ए एक्स, और यहाँ बनेगा 2f बाई ए, और प्लस ये कितना हो जाएगा c बाई ए, यही तो बनेगा, इज इक्वल टू 0। 0। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कोई कंबाइंड होकर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करके बताना पड़ेगा। तो आप देखो, एक कांस्टेंट इसे मान लेता हूँ A, एक कांस्टेंट इसे मान लेता हूँ B, एक कांस्टेंट इसे मान लेता हूँ C, और एक कांस्टेंट इसे मान लेता हूँ D, और इसे मान लेता हूँ E। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, C से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो भी तो 5 आ ही जाएगा। तो ये टर्म क्या होगा? सिर्फ 1 होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो आर्बिट्ररी नहीं लूंगा इसको, क्योंकि 1 तो फिक्स वैल्यू है ना, हर कर्व के लिए आर्बिट्ररी चेंज होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो बोथ साइड C से डिवाइड करने का तो भी कर सकते हो, तो भी 5 आएगा। तो रिड्यूस जो आर्बिट्ररी मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे रिड्यूस में? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। समझ आई बात? बताना जो चेतन बता रहे थे, समझ आ गया? यस समझ आ सर। गया। हाँ, तो कभी भी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक का पूछा गया है बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, तो बस ऐसे देख लेना। एग्जाम में ऑप्शन में 6 तो दिखाएगा ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 6 आपको देख के कोई भी बता सकता है, लेकिन रिड्यूस करना पड़ता है। अगर रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस होने के बाद आर्बिट्ररी डिसाइड होता है, ठीक है। चलो, ये तो समझ में आ गया कोनिक पे पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्या चेंज करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगला वाला, फाइंड order of differential equation of all conics passes through the origin. Find differential equation of all conics passes through the origin. Passes through the origin. ठीक है। अब जो कोनिक आपका है, अब ये कह रहा है कि अब सारे कोनिक की बात नहीं हो रही, कोनिक वो जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो एक बात बताना, अगर ओरिजिन से पास हो गई तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, क्या मॉडिफिकेशन आएगा? सर y 0 हो जाएंगे और A और B इक्वल हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल गलत। अरे एक बात बताना, यहाँ से अगर इसको ओरिजिन से पास करा दूंगा तो इसकी इक्वेशन में ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, C की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बाकी सब टर्म तो सेम ही रहेंगे ना, बस C 0 हो जाएगा। रिपीट करना। बाकी टर्म तो सेम ही होंगे ना। अब आप कहना चाह रहे हो, जैसे मान लो एक कर्व है, ये y इक्वल्स टू mx मान लो, ये ओरिजिन से पास होती है। तो एक बार बताना, अगर इससे ये 0 तो 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्या? बताना। C 0 होता है ना, mx प्लस C में क्या होता है? अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका C क्या हो जाता है? 0 होता है। 0। इक्वेशन तो mx होती है ना, और आप Yes. xy के टर्म को हटा रहे हो, ये थोड़ी हटा सकते हो, ये तो रहेगा इक्वेशन। C 0 हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ओरिजिन से पास कराऊं तो देखो क्या बनेगा। ओरिजिन से पास करेंगे, ये टर्म 0, पहला टर्म 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, ये 0, तो इधर मिलेगा C और इधर है 0, तो C की वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया।
यही तो आएगा, बताना। यस सर। तो इक्वेशन जो बनेगी जनरल इक्वेशन, वो क्या बनेगी? वो बनेगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस 2gx प्लस 2fy। अब c नहीं है, बस इतना, इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब एक बार बताना, क्या 0 0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? 0 0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देख कर रहा है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ओरिजिन से पास होगी तो आप एक्स वाई के टर्म को हटा दोगे। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो एक्स वाई का टर्म हट गया क्या यहाँ पे? नहीं, नो सर। नहीं। तो याद रखना कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक में अगर कोनिक ओरिजिन से पास होगी तो उसका सी को एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि सी 0 हो जाता है। समझ में आई बात? यस सर। अब मेरे को बताओ, अब ऑर्डर बताओ, अब यहाँ से ऑर्डर कितना आएगा? क्योंकि अब सी हट इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, रिड्यूस करना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो थोड़ी है कि 4 मेरा कितना होगा ऑर्डर? 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें डिवाइड करो, चाहो तो किससे डिवाइड कर लो। मान लो कि या तो अब सी तो नहीं दिख रहा है, ए से कर लो। तो एक्स स्क्वायर और इधर बी बाई ए वाई स्क्वायर प्लस 2h बाई ए एक्स वाई प्लस 2g बाई ए एक्स और प्लस 2f बाई ए वाई। अब देखना यहाँ पे रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद देखो, एक तो ये हो गया मान लो ए, एक ये हो गया मान लो बी, एक ये हो गया मान लो सी और एक ये हो गया मान लो डी। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका मतलब 4 हमारे पास आर्बिट्रेरी। तो ऑर्डर हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऑर्डर हमारा यहाँ से 4 हो गया। समझ आई बात? यस सर। ठीक है। तो अब देखो, मैं एक और चेंजेस लेके आता हूँ कोनिक पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ। नो सर। एक निकालनी हो। हाँ, क्या कोई से कोई मुझसे पूछ रहा? हेलो सर। हाँ 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 हाँ, बताओ। सर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, तो हम कौन सी इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी हो तो हमें 4 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी सर 4 कौन सी आर्बिट्रेरी। इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन से करनी पड़ेगी? आप ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, ये वाला इक्वेशन, दोनों से आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। करके देख लेना, ठीक है? सेंस चूंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऑर्डर पे क्वेश्चन जो है डिग्री रेयरली पूछा जाती है। ऑर्डर 3 तक मैक्सिमम जाता है, वहां डिग्री पूछ लेता है, क्योंकि ऑर्डर 4 का मतलब प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वेशन भी बहुत लेंदी है कोनिक की। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, काफी लेंदी हो सकता है। तो इसलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन ऑर्डर ही पूछा जाता है। बट अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो आप ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्दर सिंप्लीफाई होने के बाद दोनों से आंसर जो है सेम आएगा, किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ आई बात? ठीक है, समझ आ गई चेतन? ठीक है, तो मैं अब अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, देखना अब कोनिक में क्या क्या चेंज करता है। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Find order of differential equation. Order of differential equation of all conics. Of all conics. Conics having axis is coordinate axis. Having axis is coordinate axis. कह रहा कोनिक का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हो, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई एक्सिस स्टैंडर्ड। जैसे मान लो अगर हम बात करें, जैसे पैराबोला है, सपोज जैसे ये पैराबोला है, तो पैराबोला का एक्सिस तो एक्स एक्सिस है, लेकिन जिसका एक्स और वाई एक्सिस की बात करें, जैसे इलिप्स है, इलिप्स का ये वाला अगर मैं स्टैंडर्ड इलिप्स बनाऊं तो इसका एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस होगा और एक ये एक्सिस होगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हो रहे हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा जैसे ये। या हाइपरबोला बना लो, जैसे ऐसे होता है, तो हाइपरबोला के एक्सिस ये बनेगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। तो उन्हीं कोनिक का पूछा गया है डिफरेंशियल ऑर्डर जिसका एक्सिस क्या हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, मतलब एक्स और वाई एक्सिस, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अब इसमें आप बताओ कि इसकी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जिसकी इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस हो तो उसमें क्या चेंजेस आपको मिलेगा। सर एक बार रिपीट कर दो।
रिपीट क्या करना है मेरे को? सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन में मतलब फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स हैविंग एक्सिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट का मतलब हमने बता दिया कि जिसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई एक्सिस हो। मतलब जैसे मान लो अगर इलिप्स में ऐसे बना दो तो इसका एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं होगा या वाई एक्सिस नहीं होगा, कुछ और होगा। एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है। तो इसका मतलब कोनिक जो होना चाहिए स्टैंडर्ड शेप में आना चाहिए, मतलब ये वाला इस तरह का, या हाइपरबोला ऐसे, ये एलिप्स है ये भी एक कोनिक होता है, हाइपरबोला भी एक कोनिक होता है। तो ये एक वाई एक्सिस इसका एक एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस ये इसका एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके एक्सिस होते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो इन्हीं कोनिक का पूछ रहा है जिसका एक्सिस क्या हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, मीन्स एक्स और वाई एक्सिस, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो यहाँ पे हमें जानने की जरूरत है कि क्या होगा उसका ऑर्डर, और इक्वेशन में हम इसको कैसे मॉडिफाई कर पाएंगे। कुछ समझ आ रहा है? नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो याद रखना, जब भी एक्सिस बोलेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो तो एच एफ और जी इनके टर्म जीरो आएंगे, मतलब ये कोफिशिएंट्स नहीं मिलेंगे। एच एफ जी जीरो का मतलब क्या मतलब हुआ कि भाई एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं आएगा उसमें, एक्स का कोफिशिएंट भी नहीं आएगा उसमें, वाई का कोफिशिएंट भी नहीं आएगा उसमें, और कांस्टेंट आ सकता है। जैसे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ए बी और ये कांस्टेंट आ सकता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ ये कैसे होता है। जैसे मान लो कि मैं इलिप्स की बात कर लेता हूँ। चलो कि इलिप्स हमने बताया कि एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला इलिप्स कैसा बनेगा बताना, जिसका सेंटर कहाँ पे आएगा, बताओ सेंटर कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, यही तो होगा। तभी तो इसका एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, तभी तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलूंगा। एक्सिस का मतलब ये वाला एक्सिस और ये वाला, ठीक है। तो एक्स और वाई, तो इसकी इक्वेशन कितनी होती है इलिप्स की बताना, यही तो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जरा यहाँ पे एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा देखो क्या आता है। यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा बताना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या बनेगा देखना, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। जिसको माइनस इधर ट्रांसफर कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक बात बताना मेरे को, क्या यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट इसमें दिख रहा है क्या, जल्दी बताओ। नहीं सर, नहीं, इसलिए एच क्या लिया हमने, 0 लिया, इसीलिए 0 लिया था। बताओ क्या इसमें एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, जल्दी बताओ। नो सर, नो सर, इसलिए मैंने जी को 0 लिया था। और क्या इसमें वाई का कोफिशिएंट देख रहा है, जल्दी बताओ। नो सर, इसलिए एफ को भी 0 लिया था। तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, याद रखना। कब, जब एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाएगा। मैंने एक स्पेशल कोनिक सेक्शन का कर्व बना के दिखा दिया, स्पेशल इक्वेशन लिख के बता दिया कि इसमें एच एफ जी इन तीनों का टर्म नहीं होगा। कब, जब एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा और इस स्पेशल जो इलिप्स है इसका एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ आई बात। जब कोनिक बोलेगा कि ओरिजिन से पास होगा तो उस कोनिक में सी 0 हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो सारा टर्म होगा, जो पहला क्वेश्चन लिया था हमने, सारा टर्म रहेगा ए बी एच एफ जी सी। जब कोनिक जो है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर एक्सिस हो जाएगा तो उसमें एच एफ जी को 0 कर दो। तो देखो जो हमारा जनरल इक्वेशन है, जनरल, ये तो हमने पर्टिकुलर इलिप्स की बात कर रहे हैं, कोनिक की जनरल को, कोनिक बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो उसके जनरल इक्वेशन में चेंज क्या आएगा, एच हटा दो, जी हटा दो, एफ हटा दो, तो आएगा कितना बताना, सी रहेगा। यहाँ पे सी रहेगा, ये वाला सी है, यहाँ से ये जनरल था। तो एच हटा दो, जी हटा दो, एफ हटा दो, तो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 बनेगा, नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताओ कितना आर्बिट्रेरी, जल्दी बताओ कितना आर्बिट्रेरी, 2। कितना आर्बिट्रेरी, 2। यस, आर्बिट्रेरी बिल्कुल 2 होगा, क्योंकि सी से डिवाइड कर लो यहाँ पे। यस सर। सी से कर लो या ए से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ए से कर लो या सी से कर लो, बात एक ही है। चलो मैं ए से कर लेता हूँ।
ए से कर लूं सी से कर लूं, जल्दी बताओ। आप कहोगे पता नहीं आपको बहुत अच्छा किसी लगता से है, भी कर लो। किसी से भी कर दूं ना? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है कि मैं नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ ए से, तो या सी से कर लेता हूँ। चलो इस बार कुछ नया करते हैं, क्यों यस आज कुछ सर। नया हो जाए। तो सी से डिवाइड Yes, कर दो, sir. ये कितना होगा देखना, ये ए बाई सी बनेगा एक्स स्क्वायर, और बी बाई सी वाई स्क्वायर, और ये वन तो फिक्स है ना, ये तो कोई चेंज नहीं होगा, सारे Yes, कर्व के लिए तो sir. फिक्स रहेगा। अब देख लो वैसे आर्बिट्रेरी कितना हो गया, ये एक आर्बिट्रेरी और एक ये आर्बिट्रेरी, यानी टोटल 2। अब जनता क्या करती है, मिस्टेक 3 बता देती है, रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो यही तो गलती होती है। इसीलिए तो क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। इस बात को ध्यान में रखना कि रिड्यूस जहाँ पे हो रहा है होना चाहिए। वैसे तो मैं सारा क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ लिमिटेड ही हैं जिसपे ऑर्डर पूछे जाते हैं, और ये फिक्स क्वेश्चन है। तो जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएगा आपको, बट फिर भी क्वेश्चन जो है जेई वाले थोड़ा चेंज भी करते हैं, बहुत बार चेंज होता है क्वेश्चनों का, तो इसलिए हमको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या करता है कि रिड्यूस हो सकता है तो पहले रिड्यूस कर लो, देन आपका वो आर्बिट्रेरी करवाएगा, तभी तो उसको आर्बिट्रेरी कहते हैं। कि आर्बिट्रेरी का मतलब इंडिपेंडेंट, उसको आप ऐसा नहीं कि बाद में उसको जो है मतलब वो अलग अलग कर लो, वो रिड्यूस होके एक ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया, क्लियर है? बताओ। Yes, sir. आप इसमें एक चेंज और करता है, वो अगला पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, कोरिक पे जो क्वेश्चन बन सकता है ऑर्डर पे, वो सारे क्वेश्चन में देख रहा हूँ। अब एक ऑर्डर लास्ट बन चेंज, जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो ये तो सिमेट्री से आंसर बता दिया दीपिका, सिमेट्री यहाँ पे काम नहीं Yes, करेगी। sir. ठीक है, सिमेट्री हर बार काम नहीं करती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप ये बताना मेरे को, आप लोग मिलकर, कि क्या आंसर होना चाहिए। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोरिंग चैप्टर है? नहीं सर, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, और सॉल्व को नहीं, बाकी सब तो सुनना है बस, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं सर, इंटरेस्टिंग नहीं सर। अच्छा है इंटरेस्टिंग। कुछ Yes, sir. वैसे बहुत सारी जनता समझ नहीं पाती है कि आर्बिट्रेरी कैसे पहचानते हैं, लेकिन हमने बहुत आसानी से आपको समझाया है। आप प्लीज इसको ना Yes, भूलिएगा, sir. अगर आप इसे भूलोगे तो एक दिन आप हमें भी भूल जाओगे। नहीं सर, नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। अब सेंटर क्या रहा है आपका, ओरिजिन पे हो रही। अब जरा देखना, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें क्या चेंज आएगा अगर सेंटर ओरिजिन पे हो। थोड़ा सा सर्कल का सेंटर से थोड़ा ध्यान रखना, सर्कल का सेंटर कैसे निकालते थे। वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार बताना जरूरी भी है मेरे को। देखो याद रखना, सेंटर अगर ओरिजिन पे बोलेगा तो उसका जी और एफ का जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, ये याद रखना। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, Coefficient of y. ये 0 हो जाता है। ठीक है ना। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मान लो सर्कल ले लेता हूँ। चलो सर्कल का जो मैं इक्वेशन है, लेकिन सर्कल दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे सर उसमें तो एच भी नहीं है, लेकिन सिर्फ सर्कल ही थोड़ी होता है कोनिक। कोनिक तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कुछ और कोनिक होगा जिसमें एच का टर्म रहता है। सेंटर भले में सेंटर नहीं होगा, 0 होगा, ओरिजिन पे होगा, लेकिन एच का टर्म रहेगा। तो बस इतना याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक पर्टिकुलर टर्म नहीं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो जी और एफ 0 होता है, और अगर ओरिजिन से पास होगी, सॉरी जिसका एक्सिस अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, उसका एच एफ जी तीनों 0 होता है। समझ आई बात? Yes, sir. तो इस बात को ध्यान में रखना कि सेंटर अगर ओरिजिन पे तो जी और एफ 0 होता है। अब इसका मतलब आप बताना इक्वेशन आपका क्या बनेगा यहाँ पे, जरा बताना। अगर जी और एफ 0 कर दो तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, एक स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy और प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो बनेगा। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखना ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस 2hxy। अब जी और एफ का टर्म नहीं आएगा, c इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है,
तो अब एक बात बताना मेरे को, अब बताना कितना आर्बिट्ररी, जल्दी बताओ तभी ऑर्डर डिसाइड होगा। 3 3, बिल्कुल सही। ए से डिवाइड कर दो मान लो, या सी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं चलो ए से ही कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर बी बाई ए वाई स्क्वायर 2h बाई ए एक्स वाई सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो अब एक बात बताना, यहाँ से ये टर्म हमारा ए का काम करेगा, ये टर्म हमारा बी का काम करेगा, ये टर्म सी का। तो 3 आर्बिट्ररी, तो ऑर्डर हमारा 3 हो गया। 3 बात समझ में आ गई? यस सर। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन पे एग्जामिनर जो है इन 4 पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम के अंदर। तो कोई ना कोई इनमें से एक प्रोफाइल आपको मिल जाएगा अगर कोनिक पे पूछा जाएगा तो। बस इतना याद रखना, अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि कोनिक्स के एक ऑर्डर बता दो, तो पूरा टर्म आएगा। अगला अगर बोलेगा कि नहीं भैया कोनिक जो होना चाहिए ओरिजिन से पास होना चाहिए, सी को हटा दो, सी खत्म हो जाएगा। अगला बोला कि नहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस उसका एक्सिस होना चाहिए, तो एच जी एफ तीनों को हटा दो। और उसके बाद अगला बोला कि नहीं उसका सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए, तो जी और एफ को हटा दो, तो वहां से ऑर्डर मिल जाएगा। अब क्या होता है ना, जनता समझ नहीं पाती इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को, स्पेशली कोनिक वाला, तो वो रट के एग्जाम में जाते हैं, वो रट के जाते हैं कि अभी भी अगर ऐसा होगा तो ऑर्डर ये बताऊंगा, ऐसा होगा तो ऑर्डर ये बताऊंगा। ऐसा बताओ, रटने की जरूरत है क्या? बस मेरे को कंडीशन No, पता हो तो नो सर। मैं कहाँ कहाँ रटूंगा। अगर मेरे को रटना ही होता है हर चीज को, तो फिर मैं इंसान क्यों था? फिर मेरे को तो पैरट होना चाहिए था, जैसे वो एक ही चीज रटा दो बोलता रहेगा यस वो। सर। तो क्या मैं पैरट होना चाहूंगा? जल्दी बताना। नो सर। हालांकि कोनिक जो है वो ग्रीन शेड में आपको दिख रहा है, और आप कहोगे सर कोनिक से मिलता, ये कलर जो है मिलता जुलता है पैरट का, तो हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं मत सर। सोचिएगा। आप कहोगे तो कलर को मैं चेंज भी कर दूंगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप लोग जो है प्रॉमिस करते हो कि ये चीज नहीं भूलेगा। समझ में आ गया? यस सर। और ये जो टॉपिक जो मैं अभी चैप्टर जो करा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका आगे जाके हायर मानसू। क्लासेस में बहुत यूज में आने वाला है। तो हायर क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन का 3-4 पेज में सॉल्यूशन होता है। अभी तो हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है ये चीजें। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग में बहुत एडवांटेज है इसका, बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। चलो, तो मैं अब मैं क्या आगे बढ़ सकता हूँ क्या? जल्दी बता। यस सर। तो मतलब आप लोग मेरे को इजाजत देते हो कि हम आगे यस बढ़ जाएं सर यहाँ पे? बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि कोनिक पे हम लोगों ने पैटर्न जितना भी था प्रोफाइल वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो मैं अगला क्वेश्चन आ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन का 2 प्रोफाइल बनता है, 2 चेंजेस करता है। तो पहला तो मैं लिखूंगा, फिर दूसरा भी, और फिर देखते हैं उसको कैसे हम निकालते हैं। अगला वही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आपसे ये कह रहा है कि जितने भी लाइंस है नॉन हॉरिजॉन्टल, अच्छा नॉन हॉरिजॉन्टल का मतलब वर्टिकल ही हुआ ना? यस सर। एग्जामिनर को कंफ्यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो शराफत से ये भी बोल सकता था वर्टिकल लाइन, लेकिन नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपनी आदत से क्या है, मजबूर है, वो नहीं बोलने वाला है, वो उल्टा ही बोलेगा नॉन हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से तैयार है। देखो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। अगला समझ गए होगे कहाँ पूछ सकता है, नॉन बताना मेरे को। वर्टिकल लाइंस। नॉन वर्टिकल लाइन, तो दोनों को उल्टा करके बोलता है। अगर बोलना होता है वर्टिकल तो बोलेगा नॉन हॉरिजॉन्टल, वाह। और बोलना होता है हॉरिजॉन्टल तो बोलता है नॉन वर्टिकल, नॉन वाह। वर्टिकल। ठीक है, वाह क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, तो कोई ये मत यस समझ लेना। सर। ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। यस तो सर। अब मैं देखता हूँ कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्या इलाज है इस क्वेश्चन का, तो वो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। पहली बात ये, लाइन की जनरल इक्वेशन हम सबको पता है, हमने पढ़ा भी है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 11th क्लास में, जो पहले से हमारे क्लास कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं वो लेक्चर देख सकते हैं रिकॉर्डेड। उसमें हमने लिखवाया था जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैं इक्वल टू सी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है क्या?
नो सर। No, sir. भाई अब देखो, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस सी को उधर ट्रांसफर करके मैं लिख देता हूँ। तो माइनस सी नहीं आना था। माइनस सी को एक नया कांस्टेंट मान लो इसको सी डैश मान लो, चलो तो माइनस सी आएगा, माइनस सी डैश को क्या होगा, न्यू कांस्टेंट मान लो, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब तो हो जाएगा ना, बताना। यस Yes, सर। sir. माइनस भी उसी में आ गया ना। जैसे मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये मैं लिखता हूँ, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन लिख देता हूँ पर्टिकुलर। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लो 10 लिख दिया, और एक इक्वेशन लिख दिया हमने 4x प्लस 9y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, या प्लस 6 मान लो, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसके लिए कांस्टेंट क्या है, c 10 है, और ये उधर जाएगा तो इसके लिए c कितना होगा बताना, इसके लिए c कितना होगा, -6 होगा। तो c पॉजिटिव नेगेटिव हो, दोनों को c तो लिख सकता हूँ ना, जल्दी बताओ। यस सर, लिख Yes, सकते वही हैं। तो लिखा है मैंने, वही तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। तो यस अब बात सर, समझ में आ गई होगी, आ गई। ठीक है। अब देखना क्या यहाँ पे करने वाला हूँ। अब जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है, अब मेरे को बताना एक बार ध्यान से, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्ररी पहचानना जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, ये तो लाइन है, कोई सी भी लाइन हो सकती है, लेकिन मेरे को नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। नॉन हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया कुछ इस तरह से, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसी होती है ना, वर्टिकल लाइन बताना। वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू कांस्टेंट टाइप होती है ना, होती है नहीं होती, जल्दी बताओ। यस सर। या y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप होती है, बताना। x इक्वल टू कांस्टेंट या y इक्वल टू कांस्टेंट, वर्टिकल लाइन। मेरी बात बताओ। equals बट देखो ये वर्टिकल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बताना, हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप होती है और वर्टिकल लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट टाइप होती है, यही तो होता है ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो एक बात बताना, अगर वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, क्योंकि नॉन हॉरिजॉन्टल का मतलब वर्टिकल, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो है उसमें एक बात बताना मेरे को कि कोफिशिएंट ऑफ y आएगा या नहीं आएगा वर्टिकल लाइन में। कोफिशिएंट ऑफ y दिख रहा है क्या इसमें? No, sir. मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? अगर मैं Yes, sir. जैसे मान लो एक वर्टिकल लाइन लिख देता हूँ, चलो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो ये 1 है, x इक्वल टू 1, तो इसको x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हो गई। यस सर। क्या इसमें y का टर्म दिख रहा है क्या, बताना मेरे को। नो सर। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिखाने के लिए मेरे को b क्या करना पड़ेगा, b को क्या दिखाना पड़ेगा, 0। b को क्या दिखाना पड़ेगा, 0। जीरो। b को क्या दिखाना पड़ेगा, 0। मतलब हमने यहाँ पे दिखा दिया, साइड में लिख दिया कि हमारा b 0 है, बस इतना ध्यान में रखो। साइड में लिख दिया कि b हमारा क्या है, 0 है, 0 है। तो एक बात बताना, अगर b 0 है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर। अब तो b हमारा 0 हो गया, फिक्स हो गया, आर्बिट्ररी कितना। सर इसमें भी रिमूव करना। सर एक होगा। क्या होगा जल्दी बताना। सर तो एक रिमूव आर्बिट्ररी करेंगे इसमें भी। 1. ऑर्डर 2 होने वाला है, ऑर्डर 2 होने वाला है, ऑर्डर 2। अभी हम यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये जो कर्व है, ठीक है ना, इसमें अगर मैं मान लो कि a से डिवाइड कर देते हो, तो a से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितना मिलेगा, x मिलेगा, यहाँ पे b बाई ए वाई मिलेगा, और इधर c बाई ए। तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट। b इक्वल टू 0 को हम यहाँ पे दिखा रहे, मतलब b इक्वल टू 0 हमने कंसिडर किया हुआ है साइड में। अभी b हमने यहाँ पे, ये तो जनरल इक्वेशन लिखा है लाइन की, तो इस लाइन के जनरल इक्वेशन से ऐसा नहीं है b को 0 कर दो। अभी इसको देखते हुए बताना था मेरे को। अभी इसको देखते हुए क्या दिख रहा है मेरे को, ऑर्डर क्या दिख रहा है, 2। एक तो ये कांस्टेंट, एक ये कांस्टेंट, ऑर्डर 2, याद रखना ऑर्डर 2 होगा। यस सर। जनरल लाइन के इक्वेशन से हम बता रहे हैं कोनिक को, b की वैल्यू 0, तो हमने स्पेशल केस ले लिया है जब हमारी क्या है, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। चलो, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया। अच्छा, अब मुझे ऑर्डर 2 है तो मेरे को एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी को। तो आर्बिट्रेरी को एलिमिनेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बताना मेरे को
कि ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, 1 बी कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया dy by dx, dy by dx और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0 0। तो अब एक बात बताना, क्या एलिमिनेट हो गया क्या? ए और बी? नहीं, अभी भी रह गए हैं नहीं, अभी भी रह गए। तो अब मेरे को डिफरेंशिएट एक और बचा हुआ है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा तमीज से मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तमीज से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, मैं इस वाले टर्म को एक साथ रखता हूँ यस सर इक्वल और टू इस वाले टर्म को उधर भेज देता हूँ माइनस से। तो dy by dx की वैल्यू कितना आएगा? इक्वल टू माइनस a by b। माइनस ए बाई बी। तो अब बताना क्या, माइनस ए बाई बी, सॉरी। अब बताना मेरे को यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? 0 दूसरी साइड और यहाँ पे d2y by तो फिर dx स्क्वायर। d2y by dx स्क्वायर, ये कांस्टेंट 0 एलिमिनेट हो गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, यस सर, हो गया। जो यस गलत है, सर, जो कि गलत है। हाँ गलत। अब मेरे को कोई बताया गलत क्यों है? प्रोसेस सर, वही इसमें था, तो कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, पता नहीं सर। कोई और बताए? हाँ चेतन, ये Yes. गलत क्यों है, बता सकते हो आप? सर मतलब इसमें x और y हम कहाँ क्या पुट करेंगे, मतलब x y का कोई टर्म ही नहीं आया इसमें डिफरेंशियल का टर्म इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरी थोड़ी एक्स वाई का टर्म है। अभी मैं ऐसे 0 इंटू एक्स तो दिखा ही सकता हूँ ना, यहाँ पे अगर दिखा दूँ 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई, तो अब दिख जाएगा आपको। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो जीरो कोफिशिएंट भी तो हो सकता है इसका कोफिशिएंट 0 भी तो हो सकता है। देखो 0 इंटू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई आपको दिखे। ये तो हम मान के चलते हैं कि जिसमें एक्स वाई नहीं दिख रहा है वो 0 और 0 इंटू एक्स होगा, 0 इंटू वाई होगा, उनके कोफिशिएंट 0 हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स वाई दिखे। हाँ, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जरूरी है कि आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो कोई मेरे को बताएगा कि ये क्यों गलत बोल दिया मैंने? मतलब ये तो दिल तोड़ने वाली बात हो गई, आप लोग इतने मतलब दिल से आंसर बताया इसका और हमने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। तो थोड़ा ध्यान से देखो ऐसा क्यों मैंने किया। आपका जो dy by dx है, आप सुनो मेरी बात को सुन लो, आपका जो dy by dx है वो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए b यहाँ पे 0 है। एक बात बताना, कोई टर्म का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो क्या वो डिफाइन हो पाएगा? इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी। तो भाई साहब आपका जो dy by dx है वो खुद इंफिनिटी है, उसका खुद ही पता नहीं है, तो डबल डेरिवेटिव कहाँ से आएगा? यस सर। मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, जिससे मैं बोलूंगा भाई साहब dy by dx भाई आपको मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ, कह रहा कर लो, मेरा तो खुद ही पता नहीं है, तुम अगले वाले में कहाँ से पूछोगे? मैं ही खुद मैं कहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं अनडिफाइंड हूँ, तो तुम मेरे को डिफरेंशिएट करके क्या पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? Yes, तो sir, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, क्या इलाज करूं? ये बी को मेरे को नीचे नहीं आना चाहिए, तो क्या मैं उसको उल्टा कर दूं? ये डी वाई बाई डी को उल्टा कर दूं, dx बाई डी वाई कर दूं और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दूं, फिर कर दूं? बताओ। यस अब तो कर सर। सकता हूँ ना, अब कर कर सकता हूँ, अब एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब ए यहाँ पे नॉन जीरो है, क्योंकि ए क्या है? नॉन जीरो है। ए तो जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि ए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वो कभी जीरो होगा क्या वर्टिकल लाइन में? बताओ, जैसे है जीरो है? नो सर। नहीं, तो इसलिए उसको उल्टा कर दिया। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो अब कर रहा हूँ मैं, d2x by dy2, अब y के रिस्पेक्ट में होगा तो d/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव? 0। तो ये हो गया हमारा किसकी इक्वेशन? नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ गई बात? तो ये एग्जाम में बड़ा Yes, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जब आता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे याद ही रख लेना तो अच्छा है, इसको मेमोराइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। सर हमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो, तो फिर मतलब दूसरी नोटेशन लिखी हो पहले वाली, जैसे तो d2y गलत हो अपॉन जाएगा ना, dx। गलत हो जाएगा ना, वो तो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज जो dy by dx इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज b is 0 फॉर नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आई बात? इसलिए हम कभी नहीं कर सकते हैं ऐसा, मतलब हमको रिवर्स करना पड़ रहा है, क्योंकि a नॉन जीरो है यहाँ पे, इसलिए रिवर्स करना पड़ा। Yes, sir. कोई भी वैल्यू तभी डिफाइन होती है जब उसका डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होता है। याद करो, क्या रेशनल नंबर जो पढ़ते हो p by Yes, q sir. फॉर्म, वहां पे क्या लिखा जाता है? q नॉट इक्वल p टू by q not equal to 0.
क्यों बोला जाता है? क्योंकि रेशनल नंबर डिफाइन ही नहीं होगा जब तक डिनोमिनेटर 0 होगा, इसलिए तो साइड में ये चीज लिखी जाती है। समझ में आई बात? अब समझ में आ गई होगी बात मेरी, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, देख लेना, कुछ लोग दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं इसको, वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ये करते हैं कि मान लो कि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, और जब रिवर्स कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, dy2 का मतलब क्या हुआ, y के रिस्पेक्ट में ना। जैसे यहाँ पे dx2 है तो x के रिस्पेक्ट में था, अब यहाँ dy2 है तो y के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या करते हैं कि हम क्यों ना ऐसा कर ले कि हमको रिवर्स ना करना पड़े dy/dx को, ये dx/dy डायरेक्ट आ जाए मेरे पास पहले स्टेप में, तो फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो उनका जो b है वो नीचे नहीं आता है, a आ जाता है। कैसे, देख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखना a कांस्टेंट है, x को y के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताना मेरे को, dx/dy, और प्लस b कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 = 0। अब देखना क्या dx/dy की वैल्यू माइनस b/a नहीं होगा। अब देखो डायरेक्ट स्टेप पे आ गए ना, डायरेक्ट आ गए। यहाँ पे उल्टा करना पड़ा, यहाँ पे मेरे को उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गए। तो अब आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो एक बार और y के रिस्पेक्ट में, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो d2x/dy2 = 0। So this is differential equation of all non-horizontal lines जिसका ऑर्डर मुझे दिख रहा है। तो ऑर्डर तो 2, अगर कल को डिग्री पूछ लिया तो क्या बताऊंगा, 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अब टाइम तो वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, आप उनको ट्राई करना। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने जो लिया है नॉन हॉरिजॉन्टल का, अगला मैं दे रहा हूँ नॉन वर्टिकल का। नॉन वर्टिकल में आप समझ जाना, नॉन वर्टिकल में अब क्या 0 होगा, जल्दी बताओ। नॉन वर्टिकल में अब क्या 0 होगा, अब a 0 होगा, b नॉन 0 होगा। तो अब ये वाला डेरिवेटिव काम आ जाएगा आपका, आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आप तो डायरेक्ट आंसर आपको यही मिल जाएगा। चलो, तो होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है, इन दोनों को रिजल्ट को याद रख लेना, ठीक है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल लाइन, तो नॉन वर्टिकल लाइंस के डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपका, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया क्या फिजिक्स में? पिछले साल 11th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन होती है उस पे ये क्वेश्चन है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो मैं तो इक्वेशन बता देंगे आप। हाँ, इक्वेशन मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग पीरियड 2π/n। मैं इक्वेशन यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। SHM की इक्वेशन हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, स्पेशली मैथ्स के अंदर। तो SHM की जो इक्वेशन है यहाँ पे x = ये यूज कर लेना, a sin ओमेगा को हम यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, nt + p, ये होता है। यहाँ से आर्बिट्ररी डिसाइड कर लेना क्या होगा। हालांकि y = a sin ωt + phi, यही तो लिखते थे ना। तो यहाँ पे phi लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो और y लिखने की जरूरत नहीं, x लिख लिया आपने यहाँ पे, ऐसे याद रखना, ये होता है, ठीक है। और क्या नाम है, चलो अब आगे के क्वेश्चन तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में अभी तो फिर टाइम लगेगा अपन लोगों को, अभी बहुत कुछ कहानी इसकी बाकी हुई है, ठीक है। बट ये है कि अभी इसके बाद ये वाला हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो हम जो है वो एक बड़ा पोर्शन खत्म कर चुके हैं, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस का। अब हमारे पास जो है वो वेक्टर 3D और आपका जो है प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक रहेगा। और भी कोई टॉपिक बचता है क्या सेकंड पार्ट में? नहीं सर। पिछले वाले
हम लोगों ने दूसरे वाले में लिया। किसमें किसमें? हाँ फिर से बोलना, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? चलो तो मुझे बात नहीं। हाँ सेकंड अभी तो वेक्टर अलजेब्रा भी है। हाँ वही तो करो, वेक्टर अलजेब्रा को वेक्टर 3D कहते हैं। तो वेक्टर 3D और उसके बाद कौन कौन सा चैप्टर बचता है? लीनियर प्रोग्रामिंग का भी एक चैप्टर है यस सर, फिर प्रोबेबिलिटी है लास्ट। और प्रोबेबिलिटी। बस तो हमारे पास कितने चैप्टर है टोटल? 3 या 4 चैप्टर? 4 चैप्टर। क्या बात क्या बात, फिर तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। एंजॉय करो आप लोग, इतना जल्दी सिलेबस कवर अप कर रहा हूँ। यस सर। यस तो क्या सर। मैथ्स का ही कोर्स सबसे आगे चल रहा है या और भी कोई कोर्स चल रहा है? मैथ सबसे केमिस्ट्री आगे, का भी है केमिस्ट्री सर। भी है। केमिस्ट्री भी है। हाँ तो ठीक है। तो फिर हमारी कहानी बहुत ज्यादा दिन तक की नहीं है। हम सब जो है बहुत एक कुछ लम्हात के लिए हम लोग मिलेंगे, क्योंकि अब 3-4 चैप्टर ही हैं। फिर हम सबको ये सिलेबस बहुत याद आएगा और फिर यस हम सर। फिर हम जो है धूमधाम